नमस्कार अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर 61। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर वैसे तो ना में है, ऐसा कोई विचार अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, लेकिन सदस्य का जो जवाब है वो वाजिब है। जो उनकी डिमांड है उसके तहत अभी पिछले जब से सवाल आया, हमने कल ही रेवाड़ी डिप्टी कमिश्नर से बात की और वहाँ पर जो ज़मीन है वो मनेठी के अंदर चिन्हित कर ली गई है और उसका रेजोल्यूशन भी हो गया है और वो सरकार के पास आ जाएगा और जल्दी आने वाले कुछ दिनों में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिलवा देंगे। 1.75 एकड़ लगभग टोटल 14 कनाल जो भूमि है वो चिन्हित कर ली गई है और इसके अंदर जो सब तहसील कार्यालय है वो बनाने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय एंड धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट हूँ। श्री देवेंद्र हंस। क्वेश्चन नंबर 62। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने गुल्ला विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र सीवण नगर पालिका की बारे में पूछा है, जिसका लंबे समय से काम चल रहा है। इसमें सीवण के अंदर क्योंकि पहले ये गांव था और उसके बाद में 25/6/21 को इसको नगर पालिका बनाया गया और इसमें क्योंकि ज़मीन पहले उपलब्ध नहीं थी इसलिए इस के अंदर काफ़ी जो है समय लग गया था और इसमें अभी भी काम चल रहा है और काम जल्दी इसका भी पूरा हो जाएगा। और इसके अंदर इस कार्य को सीवरेज प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठापन के कार्य की निम्न गुणवत्ता के आसपास घरों को नुकसान के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें जांच कराई गई थी, इसके अंदर कोई शिकायत ऐसी जो है नहीं मिली। नुकसान का आरोप जो सही नहीं मिले, वो गलत आरोप पाए गए थे और इसके अंदर हम 30/6/25 तक इस कार्य को हम पूरा जो है ये हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, मैं इस सूचना से संतुष्ट नहीं हूं। और जिस प्रकार पहले तो उन्होंने ये बताया कि 10/9/2019 को यह कार्य शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस टाइम में मैं भारतीय जनता पार्टी में निगरानी अध्यक्ष था और उस टाइम माननीय मंत्री उस टाइम के बनवारी लाल जी मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया और उस टाइम मैं भी वहाँ मौजूद था। क्योंकि अगर इस तथ्य को ऐसे छुपाया जाएगा, ऐसे पेश किया जाएगा, तो देखो जो इतना बड़ा घोटाला गांव सीवण के अंदर हुआ है, लगभग इसमें मैं आपको बता देता हूं, जल वितरण योजना के तहत 4,17,00,000 के लगभग आया और सीवरेज योजना के तहत इसमें 30,60,00,000 के लगभग आया। और ये इतनी बड़ी भारी रकम राशि जो लोगों की सुविधाएं के लिए जो दी गई है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अभी तक पूरी नहीं हुई। लगभग 8 साल हो गए हैं और इसमें एक STV का एक नाम दिया है, मल संशोधन यंत्र, लगभग 80% कह रहे हैं पूरा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, कुछ ही दिनों सप्लीमेंट्री आप अपना प्रश्न पूछो। ये आपने भूमिका सारी बता दी, प्रश्न पूछो आप और क्या पूछना चाह रहे हैं सप्लीमेंट्री। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से ये उत्तर दिया गया है मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं और जिस प्रकार उन्होंने कहा भी कोई शिकायत नहीं आई। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगरानी यानी कि ग्रीवेंसेस कमेटी में ये शिकायत उठी है और भ्रष्ट अधिकारियों पर जुर्माना माननीय अनिल जी ने अधिकारियों पर दंडित भी किया गया, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। और इसमें इस शिकायत में कहे इसमें कोई शिकायत कोई यानी कि इस प्रकार से कोई आरोप निराधार बताए गए हैं। मैंने ये कहा है कि शिकायत आई थी कि उस मकानों को नुकसान हुआ है उससे, लेकिन वो जांच कराई गई तो आरोप जो है वो झूठे पाए गए। उसमें मौके पर ऐसा जो आरोप लगाया गया था वो नहीं पाया गया। इस कार्य की लागत 30,60,45,000 रुपये जो है वो है।
और जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति 2017 में हो गई थी। जैसे मैंने बताया कि पहले क्योंकि ज़मीन उपलब्ध नहीं थी, ज़मीन उपलब्ध ना होने के कारण ये कार्य में डिले हुआ। ज़मीन जो है वो 2021 के अंदर फिर नगरपालिका को लिखा गया डिपार्टमेंट द्वारा, नगरपालिका ने वो ज़मीन दी और उसके बाद में इस पे जो है ये कार्य शुरू हुआ है, जिसको हम 30/6/25 तक इसको पूरा हम कर देंगे और 80% के करीब ये कार्य पूरा भी हो गया है। तो इस तरीके का इसके अंदर है, ये डिले इस वजह से हुआ क्योंकि इसके अंदर ज़मीन नहीं मिली थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवरेज के लिए जगह का उपलब्ध होना क्या बात है जी? और कोई भी ये अगर तो ऐसी माननीय इसमें सदस्य उपलब्ध को वाली बात है ही नहीं है। माननीय सदस्य सीवरेज को डालना है तो एक मिनट अंश जी, माननीय सदस्य को अगर कोई ऐसी कोई शिकायत है तो ये रिटर्न में दे दें, और कोई जुर्माने की बात ये कही है ये गलत है, कोई जुर्माना इसमें जो है वो नहीं लगाया गया है, माननीय सदस्य ने इसमें गलत कहा है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं माननीय जो ग्रीवेंसेस कमेटी में जो शिकायत आई गांव की तरफ से, मंत्री जी ने बोला है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है आप लिखित में दें वो संज्ञान। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस मामले के अंदर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया था। गलत तथ्य हाउस में नहीं कहने चाहिए, ये कोई मामला कोई दूसरे मामले में लगाया गया था। इस मामले में कहीं कोई जुर्माना या कोई इस टाइप की बात नहीं है। उनकी तरफ से लिखित में आएगा तो आप संज्ञान लीजिए उसमें। माननीय सदस्य को ऐसी कोई बात है तो लिख कर कह दे, हम जांच करवा देंगे। ठीक। श्री भारत भूषण बत्रा। स्पीकर सर, 63। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार ने जो प्रोग्रेस दिखाई है इसके लिए मैं 5 साल से कोशिश कर रहा था और प्रत्येक सदन के अंदर हमने ये कोशिश की कि भी इसका समाधान हो। मेरा पहला तो ये है कि मेरे को आश्वस्त करेंगे आदरणीय मंत्री जी कि भी छोटराम चौक के ऊपर पानी अब खड़ा नहीं होगा, इस बात के लिए आश्वस्त करें। सेकंड, ये रिलेटेड सवाल श्री आदरणीय विपुल गोयल जी के साथ भी है क्योंकि एक डिपार्टमेंट टेकअप करता है उसमें। ये लाड वाला जोड़ है, ये जोड़ की बात हो रही है सर, और इसको ना पब्लिक हेल्थ को हैंड ओवर कर दिया जाए बिकॉज ये सारा का सारा बारिशों का पानी उन्होंने किया है और कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था इसको। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट ही है, सब कुछ वहाँ पर पब्लिक इतने पंपिंग सेट करना होता है, पानी आता है, हमारे शहर की हालत ऐसे है तो बहुत पानी एकदम फ्लो करने के लिए अच्छा स्टेप है कि एक इंस्टेंट रिजर्वायर हमें मिल रहा है। इसलिए एक तो पहला ही मैं कि पब्लिक हेल्थ को हैंड ओवर करते। दूसरा, आदरणीय लोकल बॉडीज अर्बन लोकल डेवलपमेंट मिनिस्टर को मैं कहूँगा कि एक बार ये रिपोर्ट मंगाएं कि उसी लाड वाला जोड़ के अंदर ना कुछ पोर्शन के अंदर कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दुकानें वगैरह का प्रोजेक्ट और स्ट्रक्चर खड़ा किया था। वो स्ट्रक्चर भी जर्जर हो चुका है, सब कुछ है, वह कामयाब नहीं होगी दुकानें पंडित सुभाष रोड है। तो उसको करके अगर उसको भी लाड के जोड़ का पार्ट बना दें, एक बड़ा रिजर्वर हो जाएगा और हमारी समस्या का निदान हो जाएगा। और की बात नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल जो बत्रा जी ने कही कि रोहतक शहर जो है कटोरंगमा शेप है और उसके अंदर वहाँ पानी खड़ा होता है और इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमने वहाँ जो कार्य किया है उसके बाद में 2022 के बाद में इस टाइप का मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ वो पानी खड़ा हुआ हो और डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ ये अपना छोटराम चौक के आसपास जो क्षेत्र है बारिश का पानी जमा हो गया था जिसे अपूगर में मौजूदा स्ट्रांग वाटर डिस्पोजल के माध्यम से निकाला गया। और सर, छोटराम चौक को बरसाती पानी की निकासी को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम रोहतक द्वारा लाडवाड़ा जोड़ अपूगर में एक मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य 15/5/25 तक पूरा होने की संभावना है। और सर, छोटराम चौक से तालाब तक बरसाती पानी लाइन
बिछाने का प्रस्ताव नगर निगम द्वारा विचाराधीन है। और यदि निगम, जैसे आपने कहा है कि पब्लिक हेल्थ करवाए, अगर निगम कहेगा कि पब्लिक हेल्थ करवाए तो हम भी इसको करवा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर हैंडओवर करेगी तो हमें पब्लिक हेल्थ द्वारा भी ये करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो तो उनका तो यही कंसर्न है कि पानी ना खड़ा हो और उधर वो ट्रांसफर करने का है, वो सेपरेटली टेक अप किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, श्रीमती जो पूजा, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, अगर उसके विचाराधीन है तो ये तो अच्छा पब्लिक हित में काम है, करा देंगे, उसे ट्रांसफर कर देंगे और कराना है काम का। ठीक कर रहे हैं कि जो दुकानें वगैरह के स्ट्रक्चर, उसको भी एग्जामिन करा लेंगे। अगर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है तो उसे भी उसी के अंदर। बहुत 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 धन्यवाद आपका। श्रीमती पूजा, श्री जस्सी पेटवाड़। क्वेश्चन नंबर 65 अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य साथी ने ये प्रश्न पूछा है कि 2018 के बाद राज्य के खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार नहीं दिया गया। नहीं श्रीमान जी, ये तथ्य नहीं है। हमारी सरकार ने 2018 से और 2024 तक 9,202 खिलाड़ियों को 428 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार वितरित किए गए हैं। शेष जो पुरस्कार बचे हुए हैं वो भी जल्दी कर दिए जाएंगे। हैरानी की बात है अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र खेल मंत्री की बात कभी भी करोड़ों से नीचे नहीं होती और जमीन पे हालात ऐसे हैं नहीं। 2018 के बाद से, जबकि हरियाणा जहां खेलों के लिए जाना जाता है, 2018 के बाद से अध्यक्ष महोदय नेशनल स्तर पे जो मेडल आते थे, फर्स्ट को 3 लाख रुपए, सेकंड को 2 लाख रुपए और थर्ड को 1 लाख रुपए मिलता था, जो कि एक कैश अवार्ड 2018 से बंद है। उसमें एक बात और मैं माननीय खेल मंत्री जी को बताना चाहूंगा, सी ग्रेड की नौकरियों में 3% स्पोर्ट्स कोटा था जी, वो भी बंद कर दिया गया। नहीं, आपका सवाल जो जी, है वो मेरा कैश अवार्ड भी लेके है। हाँ जी, कैश अवार्ड को उसको लेके डाइवर्ट मत करो। ठीक है जी, ओके ओके। और दूसरा, अगर मंत्री जी का जो जवाब है, जो उन्होंने फिगर दिया है, क्या आपको लगता है कि वो फिगर ठीक नहीं है? अगर नहीं है तो आप रिटर्न में दो। इससे अध्यक्ष रिलेटेड महोदय, सप्लीमेंट्री है तो वो पूछो। सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। उससे इन्होंने जो फिगर दिया अध्यक्ष महोदय वो मुझे नहीं पता इन्होंने सही दिया नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ जो नहीं मिल रहा। सरकार मेरा कैश अवार्ड के लिए मंत्री जी आप क्लियर ये पता नहीं मेरे साथी किससे मिले हैं, लेकिन मैं सदन के सामने अपने साथी सदस्य को बताना चाहता हूं कि 2018-19 में 44 करोड़ रुपए दिया गया है, 2019 और 20 में 38 करोड़ रुपए दिया गया है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों की संख्या 2341 रही है 2019 और 20 में। 2020 और 21 में 14 करोड़ रुपए दिया गया है। 2021 और 22 में 70 करोड़ रुपए 296 खिलाड़ियों को दिया गया है। 2023 और 24 में 787 खिलाड़ियों को 100 करोड़ रुपए दिया गया है। 2024 और 25 में 2461 खिलाड़ियों को 112 करोड़ रुपए का कैश इनाम दिया गया है। यह सूची मैं अपने माननीय सदस्य को दे दूंगा। अगर नाम भी उनको चाहिए तो वो नाम भी मैं उनको जरूर दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, ओलंपिक एशियाड कैश अवार्ड अभी तक नहीं, नेशनल बंद कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं, 2018 में हमारी महिला टीम मलेशिया में नेशनल चैंपियनशिप खेल के आई थी, आज तक उनको कैश अवार्ड नहीं मिला। मुझे नहीं पता ये फिगर किन को इन्होंने दिए हैं और ये किस लिए। मैं जो बता रहा हूं कि नेशनल लेवल पे जब मेडल आता था, पिछली सरकारें उसको देने का काम करती थी। आज तक पैरा एशियन 2022 गोल्ड और सिल्वर जीतने वालों को कैश अवार्ड नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा इस मामले में संज्ञान लेने का काम करें, इन खेलों में भेदभाव न करें और जब तक नींव मजबूत नहीं होगी खेलों की, तब तक हम खेलों में मजबूती इस प्रदेश का नाम आगे नहीं बढ़ा सकते। नेशनल का जो पहले मिलता था, जहां कांग्रेस की सरकार नेशनल खेलों में जो इनाम देने का काम करती थी अध्यक्ष महोदय, वो बंद है। दूसरा, मैं सर्कल कबड्डी की बात करूं अध्यक्ष महोदय, सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों को 2018 से पहले नगद पुरस्कार भी मिलता था। मंत्री जी आपके पास कुछ बताने के लिए और नहीं, मैं उनके मूल प्रश्न में है कि जो नहीं गए
उनको कब तक मिलेगा? जो आपने कोई कहा कि जल्दी डिस्पर्स करेंगे, सदस्य, इसके मैं अलावा कुछ अपने है तो साथी बताइए। सदस्यों को कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई है आपके पास अध्यक्ष ऐसा महोदय, वाला वो एक जवाब प्रदेश के लिए। सूची ठीक है, मैंने कुछ है तो आप रिटर्न आपने प्रदेश, अध्यक्ष 2018 से श्री और गोकुल 2024 सेठिया। तक का जवाब मेरा- मांगा था, मेरा मैंने आपको क्वेश्चन दे रहता है, दिया। अध्यक्ष महोदय। अगर आपको लगता है कि कोई और बचे हुए हैं सारे अवार्ड प्रश्न के आ लिए गया। जरूर ये 3 सीधे हम उनको supplementary प्रोवाइड होगी। कराएंगे, कोई अगर आपको लगता है स्पेसिफिक लिख के तो दो दे दीजिएगा। और वो उसमें संज्ञान लेंगे। नहीं, आपकी विनेश आप बताइए। खेल मंत्री जी बोल रहे हैं सर कि उन्होंने कैश अवार्ड है जो बच्चों को दे दिया है। 10 महीने से जो नर्सरी का मैंने कल भी मुद्दा उठाया था, एक भी पैसा ना कोचिज को मिला है ना खिलाड़ियों को मिला लिखित में है। आप दे दीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि जो बचा हुआ है उनको डिस्पर्स करेंगे। आपके संज्ञान में जो है वो लिखित में दे, उसके ऊपर मंत्री जी आप संज्ञान लेंगे। चलिए, ठीक है सर, गोकुल धन्यवाद। सेठिया जी। श्री चंद्रमोहन, श्री अर्जुन चौटाला। सर, क्वेश्चन नंबर 68। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी ने सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को स्थापित करने का औचित्य क्या है, जबकि हरियाणा राज्य में भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार कार्यालय पहले से मौजूद हैं। ये क्वेश्चन हमारे साथी सदस्य ने किया है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब ये HKRN नहीं बना था, उससे पहले ठेकेदार पे जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी लगे हुए थे, उनके पास किस प्रकार से अत्याचार होता था, किस प्रकार से ठेकेदार 28 दिन की नौकरी कराए 2 दिन के बाद उसे आउट कर देता था कि तनख्वाह ना देनी पड़े। 25 लोगों की जरूरत है तो 15 लोग लगाता था। लेकिन जब से HKRN आया है, तब से उन युवाओं को एक सुरक्षित, उनको सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाता है, कोई पैसे की गड़बड़ी नहीं होती। उसमें सीधा जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को अपॉइंटमेंट होती है। ये एक ठेकेदारों के शोषण से बचने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारी सरकार ने रखी थी। उस पर हमारी सरकार युवाओं के साथ या एम्प्लॉयमेंट के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए ये HKRN बनाया था, उस पर काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा पहुंचा फायदा हमारे कर्मचारियों को पहुंचे, उसके लिए बनाया जाता है। सर, इस पे मेरे 2-3 सप्लीमेंट्रीज हैं, मतलब एडिशनल क्वेश्चंस हैं सर इस पे। पहले तो ये बताएं कि जो परमानेंट जो इसके अंदर जिसको एम्प्लॉयड हम मानते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का क्या क्राइटेरिया, मतलब डेफिनेशन क्या है कि भाई कितने दिन की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट को हम ये मानेंगे कि भाई ये फुली एम्प्लॉयड है। क्योंकि सर एक प्रथा है HKRN के अंदर कि जब भी सीजन आता है रबी का, खरीफ का, तो हरियाणा प्रदेश की हर मंडी के अंदर लगभग 8 से 10, 12, 13 युवा है, उनको नौकरी दी जाती है। पर वो नौकरी केवल मात्र 45 दिन के लिए दी जाती है। 45 दिन के बाद उनको फ्री कर दिया जाता है। उसी प्रकार से 6 महीने बाद अगला सीजन आता है, फिर 45 दिन के लिए हर प्रत्येक मंडी में 7-8 लड़कों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो भी जब 45 दिन की नौकरी दी जा रही है पूरे साल के अंदर, तो उसको सर हम फुली एम्प्लॉयड तो नहीं मान सकते। तो मैं ये जानना चाहूंगा भी HKRN फुली एम्प्लॉयड किसको मानती है। दूसरा सर एक सवाल ये है कि भी HKRN के अंदर प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना शेयर है, क्या ये फुल्ली प्राइवेट है, क्या ये फुल्ली स्टेट ओन्ड है, या इसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है तो कितनी, ये भी बताने का काम करें मंत्री जी। और एक और इसी के अंदर जी मेरा सवाल है कि भाई HKRN के अंदर लगातार ये बात सामने आती है कि भी प्रदेश के बाहर से युवाओं को नौकरी दी जा रही है। क्या इसके ऊपर सरकार की कोई मंशा है व्हाइट पेपर जारी करने की, जिसके तहत हमें पता चले पूरी लिस्ट के हिसाब से भी कितने इसके अंदर एम्प्लॉइज हरियाणा स्टेट के हैं, कितने इसके अंदर एम्प्लॉइज हरियाणा स्टेट के बाहर के हैं, और यदि व्हाइट पेपर जारी करने की मंशा नहीं है तो क्यों नहीं है।